हाँ चारू जी बताए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, एक नवमांश को लेके एक प्रश्न था। अगर नीच का बुध पहले भाव में नवमांश में भावोत्तम हो जाए तो जी। भाव मजबूत हो गया नवमांश का। नवमांश का भाव क्यों मजबूत हो गया? तो डी जहां की वन को लॉर्डशिप देखो। है वो मजबूत हो गया। डी वन में देखो। हाँ। अच्छा। डी वन में जिस भाव का स्वामी जिस भाव को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मरकरी जिन हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो सेम भाव में है, डी वन में और डी नाइन में सेम हाउसेस में है, हम्म। तो वह इस बात को इंडिकेट करता है कि जो भाव का, बुद्ध का रिजल्ट नहीं, भाव अच्छा। का। तो अच्छा। ये गलती मत खाना कि बुद्ध अच्छा हो गया, बुद्ध अच्छा नहीं हुआ अच्छा। है, भाव अच्छा हो गया है। हम्म। ठीक ठीक है। है। जैसे बुद्ध के इस रिजल्ट को समझने में थोड़ा सा कठिनाई जरूर आती है, क्योंकि जब भी लगन अच्छा हो जाता है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का स्तर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, अच्छा होता है, बैलेंस होता है। ठीक है। गुरुजी, अगर ये बुध नीच का भावोत्तम हो गया। ये नीच का बुध है। मीन राशि, मीन लग्न का नवमांश है। और बुध शुरू से नीच का बताओ कहीं भाव। गलती। पहले तो ये बताओ डी वन में कहाँ बैठा है, नहीं तो गलती खा जाओगे, मैं भी गलत अच्छा। गलत जवाब देता रहूंगा। D1 में पहले भाव में बुध बैठा है और कर्क नीच लगन है। राशि में कर्क लगन है। ठीक है। हम्म। और पहले ठीक है। भाव में बुध बैठा है। ठीक यही है। बुध जो है वो नीच का हो गया नवमांश में पहले भाव में। लेकिन भावोत्तम रहा क्योंकि वो सेम भाव में मुझे D1 में मुझे भी फर्स्ट मुझे हाउस में मुझे था। मुझे मुझे समझ आ रहा था कि गड़बड़ तो हो रही है, कुछ ना कुछ सवाल के अंदर, है ना? हाँ। हाँ। पहली चीज आपने ये चीज समझना है, यहाँ पर बुध नीच का ही असर देगा। अच्छा। बुध नीच का ही असर देने वाला है। सिर्फ जो लगन है, लगन में अच्छाई आ गई। अगर बुध लगन चार्ट में अकेला बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो ये बुध के लिए और भी खराब स्थिति है। हम्म। अगर वह अकेला नहीं बैठा हुआ, फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ज्यादा परेशानी नहीं है। पर बुध अपने नीच परिणाम दे सकता है। गुरुजी, बुध के नीच परिणाम क्या होंगे? प्लीज थोड़ा। फाइनेंस की समझ ना होना, अच्छा। बैंकिंग, अकाउंट्स या स्टेटिस्टिक्स, ये सब चीजों में ज्यादा रुचि ना होना। हम्म। ठीक है मेन गुरुजी। बात तो ये है कि हम फाइनेंस को कितना अच्छे से समझ पाते हैं। हाँ। फाइनेंस एक ऐसी चीज है, अगर इसकी समझ ना हो तो कई बार व्यक्ति मेहनत कर करके मर जाता है, उसको चीजें समझ में नहीं आती। वो पैसा भी कमा रहा होता है, पैसा भी कमा रहा होता है, पैसा इकट्ठा भी कर रहा होता है, पर पैसे को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाता। नंबर दो, यूटिलाइजेशन का मतलब नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। चीजों का मल्टीप्लिकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे एक मित्तल साहब सीए हैं, उन्होंने एक बार, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने कहा कि आप जो है करंट अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। मैंने कहा एक्स अमाउंट। तो उन्होंने कहा तो फिर इसका क्या किया आपने? मैंने कहा करंट अकाउंट में पड़ा है, पड़ा है, अब उसका करना भी क्या था, तो अकाउंट में पड़ा है। उन्होंने हिसाब लगा के बताया कि आप कितने रुपए महीने के लॉस पे चल रहे हैं खाम खाई के, जाइए और इसे तुरंत एफडी में कन्वर्ट कीजिए। इसका इतना पार्ट आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, इतना पार्ट ये लगाइए, और आपकी एक पैसिव इनकम क्रिएट हो जाएगी। मतलब जो आपने नहीं भी अर्न की है, वो भी पैसा आपके पास आ रहा है। और कमाल की बात, तो मुझे आइडिया ही नहीं था।
हम्म। मुझे इस चीज का आइडिया ही नहीं था। तो ये जो नॉलेज होती है, पैसे संबंधी नॉलेज, ये जो है कमजोर होना, कभी कभी कर्क लगन में बुध को इस तरीके से देखा जाता है, अगर यहाँ बुध कमजोर पड़ जाए तो व्यक्ति दिल का साफ हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। बट उसको चीजें समझ आने में टाइम लग जाता है, ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है। ठीक है। तो गुरुजी ऐसे में जो भावोत्तम हुआ उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? नीच का है वो भाव तो समझ में आया। भाव भाव जो है, वो मैंने कहा ना, भाव की स्ट्रेंथ, हम्म। भाव में वैल्यू एडिशन हो गया, भाव में वैल्यू एडिशन हो गया। वैल्यू एडिशंस का मतलब होता है कि जैसे हम दूध पी रहे हैं, तो सिंपल दूध है, प्लेन दूध है, पर अब हमने दूध में केसर मिला दिया, अच्छा। तो अब उसकी वैल्यू बढ़ गई। हम्म। दूध में हमने पिस्ता मिला दिया, और वैल्यू बढ़ गई। हमने हर तरह का ड्राई फ्रूट्स डाल दिया, दूध की और वैल्यू बढ़ गई। दूध में हमने मीठा डाल दिया बहुत बढ़िया वाला, अब दूध की और वैल्यू बढ़ गई। तो किसी भी चीज को वैल्यू एडिशन का मतलब है कि उसमें एक्स्ट्रा चीजें डाल दी गई जो कीमती हैं, जिससे उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गई। अब मान लीजिए दूध अगर 80 रुपए किलो है, अब आपने उसमें केसर डाल दी, बादाम डाल दिया, पिस्ता डाल दिया, मीठा डाल दिया, गरम भी करके दिया आपने, उसके ऊपर मलाई भी डाल दी। क्या आप 80 रुपए किलो बेच सकते हो? दूध की कीमत तो 80 रुपए किलो ही है। हम्म। अब आप चाह के भी नहीं बेच सकते, क्योंकि आपने वैल्यू एडिशंस कर दिया। हम्म। इसी तरह से वैल्यू एडिशन हमारे कुंडली के 12 भाव जो होते हैं, उनमें भी पॉसिबल है कि वैल्यू ऐड हो गई है अब उसके अंदर। जैसे चौथे भाव से हम अपना मकान देखते हैं, पर मकान अगर किसी का लग्जरियस है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा उसमें डिजाइन है, बहुत उसमें लग्जरी वाला सामान रखा हुआ है, तो मकान तो सभी के पास है जो रह रहे हैं अपने अपने मकानों में। पर उस मकान में एक वैल्यू एडिशन है कि उसमें जो सामान है वो लग्जरी वाला है, यानी कि फोर्थ हाउस में वैल्यू एडिशन हो गया। अब गाड़ी तो एक तरह से व्हीकल तो साइकिल भी है, स्कूटर भी है, बाइक भी है, और गाड़ी भी है, 10 लाख रुपए की गाड़ी भी है। और एक व्यक्ति जो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी रख के बैठा हुआ है, वो क्या है? वो फोर्थ हाउस का वैल्यू एडिशन है। हम्म। हर भाव का वैल्यू एडिशन हुआ या वैल्यू डिग्रेड हुआ, इससे भाव की स्ट्रेंथ पता लगती है। जब भाव का वैल्यू एडिशन हो जाता है, भाव अपनी ही चीजों को बढ़िया बना करके देना शुरू कर देता है। जब भाव कमजोर होता है, तो अपनी ही चीजों को कमतर करके देना शुरू कर देता है। ये होता है भाव के बारे में। समझ में आया बात को? तो ये बड़ा हाँ जी। सिंपल है, इसको सीखना चाहिए हर व्यक्ति को। केवल ज्योतिष में रट्टे मारने से बात नहीं बनेगी कि चौथे भाव से मकान देखा जाता है, ये रट्टा हो गया एक प्रकार का। ये एक बेसिक कंसेप्ट है, पर एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को ये समझना होगा कि जो मकान या गाड़ी या लग्जरी या कंफर्ट्स जो कि चौथा भाव देने के लिए है, क्या उसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है या वैल्यू डिग्रेड हो रहा है? आप उसको कैसे पहचानेंगे? पहला होता है, यदि उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो जो बैठा हुआ ग्रह इंडिकेट करता है कि मैं भाई वैल्यू ऐड करूंगा कि डाउनग्रेड हम्म। करूंगा उसकी, बैठा हुआ ग्रह। दूसरे नंबर पर उस भाव का स्वामी ग्रह वो कहां पर प्लेस्ड है, हम्म।
हाँ वो बिल्कुल। उसके अंदर वैल्यू एडिशन करता है या डिग्रेड करता है। तीसरा, कारक, उस भाव का कारक ग्रह है, वो उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, वो वैल्यू ऐड करेगा या डिग्रेड करेगा। तो जैसे जैसे हर फैक्टर के साथ हर स्टेप पर ग्रह या तो वैल्यू ऐड कर रहा है या वैल्यू डाउनग्रेड कर रहा है, हम्म, हमें इसी का ही अंदाजा लगाना होता है कि वैल्यू बढ़ रही है कि वैल्यू घट रही है। तो उसी से एग्जैक्ट हम चीजें निकालेंगे। फिर बात आता है, चीजें तो चौथे भाव ने दे दी, फोर्थ हाउस ने दे दी, पर वह फोर्थ हाउस की चीजों से हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। हाँ, आप मान लीजिए अपने घर में एक ऐसी मूर्ति लाके लगा देते हैं जो बहुत कीमती है, 5 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की, आपने एक स्टैचू लगा दिया अपने घर के अंदर, पर जो भी घर में आ रहा है उसको पसंद ही नहीं आ रहा आपका स्टैचू। वो कह रहे अरे क्या लगा दिया ये काला पीला सा क्या लगा दिया आपने। तो क्या हो गया, वैल्यू डिग्रेड हो गई आपकी। आपने पैसा खर्च कर दिया फिर भी मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी को पसंद ही नहीं आ रहा है। ये सब चीजों का सवाल का आंसर जो मिलेगा वो हमें D16 चार्ट से मिलेगा, वो D4 से नहीं मिलेगा। D16 चार्ट जो कि बताएगा आपका जो कंफर्ट्स, जो आपकी लग्जरी, जो आपकी गाड़ी, जो आपका मकान, जो आपको प्राप्त हुआ है, जो चौथे भाव ने दिया है, उसको आप एंजॉय कर रहे हैं या एंजॉय नहीं कर रहे हैं। या आप कोई ऐसी चीज ले आए, आपने टीवी खरीद के लेके आए बहुत महंगा, 1.5-2 लाख का LED टीवी, आते ही पता चला उसमें खराबी हो रही है, बार बार मैकेनिक बुलाना पड़ रहा है आपको, कंपनी को फोन करने पड़ रहे हैं, कंपनी वाला कभी एक आदमी भेज रहा है, कभी दूसरा भेज रहा है, कभी तीसरा भेज रहा है, फिर वो ठीक कर जाता है, फिर 6 महीने बाद खराब हो जाता है, वो सेट ही नहीं हो पा रहा है। कभी कभी आपने वीडियो देखे होंगे ना, कोई लोग नई गाड़ी खरीदते हैं और अ, वो जाती है कंपनी में, बार बार गैराज में ही जाती रहती है, और फिर कोई उनमें से मंगलबद्ध आता है और कहता लाओ मैं इसके शोरूम के सामने ही इसको आग लगा रहा हूँ। हैं, देखे होंगे ना वीडियो। तो वो ओला वाली स्कूटी को आग लगा देते हैं, मतलब वो कहते हैं ठीक है यार ये तो बार बार हमें परेशान कर रहा है, वो आग लगा दी। तो ये क्या है, उस चीज को दिखाता है कि फोर्थ हाउस ने वो चीज दी पर वो चीज अच्छी नहीं निकली। ये बात आपको D16 से पता चलेगा, हमें स्टेप तो पता होने चाहिए। बनाना। या वो चोरी हो गई, कोई चुरा के ले गया, आप गाड़ी लेके आए हो, गाड़ी उठ गई, आपकी स्कूटर चोरी हो गया। ये सब बातें D4 से, मतलब चौथे भाव से नहीं पता चलेंगी, पता चल सकती है पर उसमें बड़ा लंबा स्टेप है। बट D16 में उस टेंडेंसीज को बड़े अच्छे से हम समझ सकते हैं कि संभावना क्या बनी हुई। जैसे कुछ लोगों को सेकंड हैंड व्हीकल बड़ा सूटेबल है, पर वो जैसे ही नई गाड़ी लेके आएंगे पता चला पड़ोसी लोग परेशान हो गए, उन्होंने कहा सोने दो शाम को, शर्मा जी को, रात को कांड करके जाएंगे, स्क्रैच मार के भग गए, कुछ और करके भग गए, या किसी ने पीछे से खड़ी गाड़ी में ठोक दिया। तो आपकी गाड़ी का क्या हो गया, मूड ही खराब हो गया, गाड़ी तो नहीं लाए हो। और जब जब सुधरवाते हो जब जब और होता है। पर वो जब सेकंड हैंड लेके आता है तो कभी जरा सी टक्कर भी नहीं होती, एक हल्की सी क्रॉच भी नहीं होती उस आदमी को। ये बात, यानी बहुत माइन्यूट लेवल की जानकारियां अगर आपको फोर्थ हाउस की चाहिए तो आपको D16 में जाना पड़ेगा। ऐसे ही हर हाउस का माइन्यूट जानकारियों के लिए आपको फिर डिविजनल चार्ट्स में जाना पड़ता, माइन्यूट जानकारी के लिए। D1 तो ये ही बता रहा है कि वैल्यू ऐड हुआ कि डाउन हुआ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लगन यानी शरीर, शरीर मिला तो कैसा मिला। वैल्यू एडिशन का मतलब आप बहुत स्मार्ट हैं, आप हेल्दी भी हैं, स्मार्ट हैं पर हेल्दी भी हैं। आप स्मार्ट हैं पर हेल्दी नहीं है,
तो आदमी कहेगा यार मेरे को थोड़ा सा कम डाउन बना ले तू, थोड़ा सा काला पीला भी चल जाएगा, बट हेल्दी बना दे। हम्म। आदमी की इच्छा क्या रहेगी भाई, हेल्दी बना दे। मैं डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटना नहीं चाहता, मैं दवाइयों पे जीना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं जब लगन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डिग्रेड कर देता है चीजों को। लगन में जितनी वैल्यू एडिशन होती चली जाएगी, उतना हेल्दी होगा, उतना स्मार्ट होगा, उतना उसका व्यवहार अच्छा होगा, उतनी उसकी सोच अच्छी होती चली जाएगी, उतना वो सब वो चीज उसमें वैल्यू एड होती चली जाएंगी। वैल्यू एडिशन का एक तरीका और भी होता है कि ग्रह कौन सा मजबूत है। अब मान लीजिए मंगल का संबंध लगन से कुछ नहीं है, ना ही मंगल लगन पे बैठा है, ना ही वह मंगल लगन का मालिक है, ना ही वह उसको देख रहा है, ना ही वो लग्नेश के साथ बैठा है। यानी लगन और लग्नेश के साथ मंगल का कोई संबंध नहीं है आपके चार्ट में। पर मंगल मजबूत है कुंडली में। तो लगन यानी शरीर, शरीर उस मंगल के एट्रीब्यूट्स को ले लेगा। जो ग्रह ज्यादा बली होगा, जो ग्रह स्ट्रांग होगा, वो बहुत डोमिनेटिंग प्लेनेट हो जाता है। यानी कि वो अपना रुतबा हर भाव के अंदर घुसेड़ना चाहता है। वो कहता है भाई कोई भी चीज होगी ना, जिस भाव से रिलेटेड भी घटना होगी, मेरा रोल जरूर होना चाहिए, चाहे मेरा उससे संबंध है या नहीं है। जिससे संबंध है वो कहता है उसका तो राजा हूं ही मैं, वहां तो मैं कर ही लूंगा जोर जबरदस्ती, क्योंकि मेरा संबंध बन रहा है वहां। पर जहां नहीं बन रहा, मैं वो एट्रीब्यूट्स भी दूंगा, चाहे थोड़ा दूं या ज्यादा दूं। तो क्या होगा, मंगल मजबूत है तो आदमी जिम करने का शौकीन हो जाएगा, बॉडी बनाने का शौकीन हो जाएगा, ताकत उसकी जान होगी, शरीर गठा हुआ रहेगा, मसल्स वाला बॉडी तैयार होगी उसकी। मतलब उसको मंगल के एट्रीब्यूट्स आपको देखने में मिलेंगे। उसकी सोच में मंगल होगा, उसके, अगर आप उसे बिना मतलब तंग करोगे, वो रेडी हो जाएगा फाइट करने के लिए। अब मैटर नहीं करता कि आपका लगन में गुरु बैठा है, ठीक है, गुरु ने उसकी सोच बना दी है कि भाई मुझे झगड़ा नहीं करना है। पर झगड़ा आ गया तो मंगल, मंगल कहेगा आई एम रेडी टू फाइट, मैं फाइट करूंगा। अब मतलब नहीं बनता वो किस जाति में पैदा हुआ है, उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, वो किस पोस्ट पे बैठा हुआ है। सिंपल समझ लेना वो फाइटर है, अगर छेड़ा तो फाइट करेगा। लगन में गुरु बैठा है या बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, जो भी ग्रह लड़ाई नहीं चाहते, वो ग्रह से संबंध भी होने के बावजूद ही वह वही एट्रीब्यूट देगा। इसीलिए दो चीजें ज्योतिष में बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो भाव की स्ट्रेंथ को समझना, और ग्रह की स्ट्रेंथ को समझना। स्ट्रेंथ को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्ट्रेंथ ही रिजल्ट देने का काम करती है, रिजल्ट ही आपको वहीं से मिलता है। अगर भाव में स्ट्रेंथ नहीं है तो वह रिजल्ट देने में भी सक्षम नहीं है। आपने ऐसे लोगों को भी जरूर देखा होगा जिनके अपने जीवन में ना अपना मकान है, ना घर में लग्जरी है, ना उनके पास एक अच्छी गाड़ी या एक अच्छा व्हीकल या अच्छा कंफर्ट जोन नहीं है। हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सी बात है, उनके फोर्थ हाउस में स्ट्रेंथ नहीं है। जिस व्यक्ति के फोर्थ हाउस में स्ट्रेंथ भी होगी, उसकी आंख बंद करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, भाई चाहे तू झोपड़ी में पैदा हुआ है पर मरेगा महल में। जितनी भी फोर्थ हाउस में स्ट्रेंथ है,
आज की डेट में वो जिस मर्जी हालात में आपके पास आ जाए, परंतु एक समय आएगा जिस समय वो हर तरह के सुख साधन से संपन्न होगा। कब आएगा वो समय? फिर आपको उन दशाओं को चिन्हित करना है जिन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आई विल गिव यू द कंफर्ट, मैं तुम्हें कंफर्ट दूंगा। वो दशाएं कौन कौन सी होंगी, कोई बताएगा फोर्थ हाउस के रिगार्डिंग? कि मैं गाड़ी का सुख दूंगा, मकान का सुख दूंगा, कौन कौन सी दशाएं होंगी? गुरुजी शुक्र। दशा होगी जब आप कह सकते हैं कि अब तुम मजा लोगे। गुरुजी शुक्र की दशा या फोर्थ हाउस की दशा? ये तो बेसिक चीज है, रिजल्ट तो नहीं आता। इसका मतलब तो आपके अनुसार ये हुआ कि व्यक्ति गाड़ी जब ही परचेज करेगा या मकान जब ही परचेज करेगा जब फोर्थ हाउस की दशा होगी या शुक्र की दशा होगी। पर ये फोर्थ बात हाउस के लॉर्ड की दशा। 12th हाउस की दशा। मंगल की दशा। चंद्रमा की दशा। नहीं, यही तो चीज समझना, ये तो टेक्निक है? फोर्थ में बैठे प्लेनेट की दशा। है जी? फोर्थ हाउस में बैठे प्लेनेट की दशा। नहीं, आधे अधूरे जानकारी है। भाव कौन सा होगा जो किस भाव की दशा में? 11th हाउस की दशा। जिन्होंने 11th बोला 12th बिल्कुल हाउस ही की गलत दशा बोल होनी दिया, चाहिए। बिल्कुल ही गलत बोल दिया सुभाष जी। फोर्थ से फोर्थ सप्तम। गुरु गुरु की ट्वेल्थ दिशा। ट्वेल्थ हाउस की सप्तम सप्तम। गुरु सर गुरु की 7th दशा। हाउस, सर 7th सेवेंथ एंड हाउस 12th। फोर्थ से सर फोर्थ। फोर्थ का लॉर्ड जो कहाँ बैठा है वो उसकी स्थिति कैसी है? चंद्रमा की दशा कारक चलिए होता है आप लोग फोर्थ। अब लोग सुनिए, कारक से नहीं होगा, कारक नहीं देगा इस मामले पे, नहीं करता है ना। चलिए सुनिए, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट देने का वादा उसको मिलेगा। जैसे चौथा भाव है तो चौथे से चौथा, हाँ 7th। सातवां सेवेंथ हाउस। पहला भाव। अगला भाव होगा आठवां, क्योंकि चौथे से पांचवा है। अगला भाव होगा 10वां, 7th। फिर अगला होगा 12वां, क्योंकि अपने से 9वां। तो गलती से 11वें पे मत कूद जाना कि लाभ का है तो वो होगा। दूसरी बात, जब भी आप गाड़ी परचेज करोगे, मकान परचेज करोगे, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इन 5 दशाओं में से 12वां भाव इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। अगर आपने लोन लिया है, मतलब लोन लेके मकान बना रहे हो या लोन लेके गाड़ी बना रहे हो, तो छठा भाव का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। प्लस उनके कारक में से कोई एक, जैसे लोन का कारक मंगल है तो मंगल की दशा इन्वॉल्व होनी बहुत जरूरी है। 12वें भाव का कारक कौन है? शनि। शनि। शनि का रोल उसमें होना बहुत जरूरी है। ऐसे आप जब इन चीजों को देखेंगे कि कौन सी दशाएं ऐसी हैं जो हमें ये दिलाने में सक्षम हैं, तो हमें समझ में आएगा। अभी बीच में बात छूट गई, 12वें के बाद से आगे गिनती चलते चलो। पहला भाव और दूसरा भाव, दूसरा भाव सबसे ज्यादा सक्षम होता है आपको मकान दिलाने में, जमीन दिलाने में, गाड़ी दिलाने में, सबसे ज्यादा सक्षम होता है। सबसे ज्यादा उसके अंदर टेंडेंसीज होती हैं। बस 12वां किसी ना किसी रूप से, 12वां या 12वें भाव का कारक किसी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आपने खर्चा किया है, खर्चा हुआ है। अब खर्चे दो प्रकार के, एक खुशी देने वाला, एक दुख देने वाला। खर्चा जाके आप अस्पताल में कराए, डॉक्टर ने कुछ का कुछ कर दिया तो मामला गड़बड़ हो गया। आपको लगाया, डॉक्टर ने लाख रुपया ले लिया, ये तो यार बहुत गड़बड़ हो गया। पर लाख रुपए का कोई आप अपना एलईडी टीवी ले आए या कोई म्यूजिक सिस्टम ले आए, अब आप रोज बजा बजा के डांस कर रहे हो,
तो यू एंजॉइंग, आप एंजॉय कर रहे हो। तो आपने खर्चा किया पर खर्चा याद ही नहीं रहे। आपने कोई मोबाइल ले लिया अपना मनपसंद, अब आप उस मोबाइल को देख देख के ही खुश हो रहे हैं। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो खर्चा हो रहा है ये हमें सुख देगा कि दुख देगा। वो सब चीज आपकी कुंडली में D1 चार्ट में निहायत रूप से है शामिल। तो जब तक हम ये चीज नहीं समझ में आएंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा। दूसरी बात, हमेशा रिसर्च करके देखो। मैं टोटली रॉन्ग हो सकता हूं और मैं टोटली करेक्ट भी हो सकता हूं, पर आपको कैसे पता चलेगा कि मैं टोटली रॉन्ग हूं कि मैं करेक्ट हूं? जब आप उस व्यक्ति से मिलेंगे जिसने गाड़ी परचेज की है, जिसने मकान परचेज किया है, प्रॉपर्टी परचेज की है, देखो उसको कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, कौन सा परतंत्र चल रहा है। कैलकुलेट करो कौन से हाउस एक्टिव हैं कि इस बंदे ने नया मकान परचेज कर लिया। और फिर जब पाओगे 10% लोग भी ऐसे नहीं है जिन्होंने चौथे भाव की दशा में प्रॉपर्टी परचेज की। तो सूत्र तो वही होना चाहिए ना जो अप्लाई हो। अब मान लीजिए कोई ऐसा सूत्र अच्छा रहेगा जो 10% लोगों पर तो अप्लाई होता है, 90% पे नहीं होता है। कोई आपको कह रहा है मैंने दूसरे भाव की दशा में किया था जी, आपने कहा ये तो मार्केश की दशा चल रही थी। मार्केश की दशा तो सेकंड हाउस की दशा भी है और सप्तम की दशा भी है। और सप्तम भाव की दशा चल रही है या दूसरे भाव की दशा चल रही है। वो ज्योतिषी के पास आया, उसने कहा ये पंडित जी गाड़ी ले लूं मैं? नो 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 नो, बावला हो रहा है, मार्केश की दशा चल रही है, मर जाएगा खाम पे, गाड़ी टूट जाएगी, तेरी एक्सीडेंट हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। इसका मतलब हमें बेसिक समझ नहीं है ज्योतिष की। मार्केश का तात्पर्य ये थोड़ी हो बेचारा सब पे कंट्रोल आपकी चाबी कस के छोड़ देगा कि ना गाड़ी खरीदने दे, ना मकान खरीदने दे, ना कुछ और खरीदने दे, ना कहीं एंजॉय करने दे, ना घूमने दे, ना फिर ऐसे मार्केट की दशाएं थोड़ी चलती हैं। ऐसे तो बंदा मर लेगा, वो कहेगा अच्छा बाबू जी, हे भगवान अगर तूने यही सब करना है तो मैं चलता हूँ, अलविदा कहता हूँ, जाओ बाबू जी संभालो अपनी दुनिया है। ये दुनिया किसी काम की नहीं, गाना गा के निकल लेगा। तो आपको खुद को ये समझना पड़ेगा कि सूत्र कहां से निकले। उसके लिए ही प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। फिर जब भी तो आप मेरी तारीफ करेंगे, नहीं तो फिर मैं कह दूंगा विश्वास रखो मुझ पर। और विश्वास के साथ आप चलते रहोगे। बाद में कहो अरे 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 अरे, ये तो एक्सीडेंट हो गया, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये तो हुआ ही नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मेरे चौथा भाव तो था ही नहीं, फिर भी मैंने तो देखो गाड़ी ले ली। फिर ज्योतिष क्या समझता है, समझो बात, क्लाइंट नहीं समझता। ज्योतिष कहते हैं ज्योतिष बकवास है, इस एस्ट्रोलॉजी में कोई दम नहीं है। जिसको पंडित जी ने कहा ये मार्केश की दशा है, मैं गाड़ी लेके आया, फन्ने कहाँ चल रही है, मैंने मकान खरीद लिया मार्केश की दशा में, मैंने जमीन बाय कर ली और मुझे प्रॉपर्टी सूट कर गई, मुझे प्रॉपर्टी बहुत फायदे दे गई। और अब ज्योतिषी ही टेंशन में है कि ज्योतिष काम करता है या नहीं काम करता है। इसलिए तो कहते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखो समझो, है ना, विनम्र भाव से। गुरु जी के पास बड़े सूत्र हैं, धैर्य रखो, है, मिलो तो सही, आओ तो सही, जानो तो सही, है। चलिए, तो समझ गए किस तरीके से दशाएं अपना रिजल्ट दिखाएंगी। ऐसे ही लगन भी अपना असर कब सबसे ज्यादा दिखाता है, लगन के परिणाम सबसे ज्यादा कब मिलते हैं। लगन की दशा में बीमारी होने की, सीवियर बीमारी होने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है, सबसे ज्यादा मृत्यु और भय हो जाता है, क्योंकि वो शरीर है,
कि अगर ऐसे में 12वां भाव इन्वॉल्व हो गया तो शरीर को नष्ट करने पे तुल जाएगा। 8वां भाव इन्वॉल्व हो गया, शरीर में गंभीर रोग लगा देगा। बेशक महादशा किसकी चल रही है? लग्नेश की। हम कूद कूद के पढ़ रहे हैं कि साहब लग्नेश की महादशा चल रही है, अब तो एकदम रॉकेट बन गया। और पता चला कोई बीमारी डिटेक्ट हो गई। अब वो बीमारी भयंकर हो गई। अब आदमी टेंशन में गया, लग्नेश बैठा भी सही सलामत है, ये चक्कर क्या हो गया, आज तक किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है ना। तो लग्नेश में मियां बीबी का झगड़ा हुआ, बात तलाक तक पहुंच गई। लगन की दशा तलाक कराने में सबसे ज्यादा अव्वल रहती है। लगन की दशा बीमार करने में सबसे ज्यादा अव्वल रहती है। गलत डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा अव्वल रहती है। मां बेवकूफियां करवा देती है, क्योंकि लगन को हमने समझा नहीं। लगन को हमने सिर्फ ये समझाया था कि लगन का स्वामी आपका हित चाहता है। हित चाहना, कभी कभी माँ बाप जैसे अपने, हम सभी लोग अपने बच्चों का हित चाहते हैं, पर हमारे होते हुए भी तो बच्चों का अहित हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हम क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं। ऐसे ही लग्नेश, लगन, लग्नेश, कोई ना कोई फैक्टर ऐसा फंस जाता है, हमारा उस दशा में अहित हो सकता है। पर वो अहित करेगा या नहीं करेगा, बस इसी चीज को आपने डीपली जा करके स्टडी करना है कि उसकी टेंडेंसी क्या है। क्या वो प्रोटेक्ट करेगा आपको या नहीं करेगा? किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी को गोली से मार दिया, चाकू से मार दिया, उसका मर्डर हो गया, मिस हैपनिंग हो गई, पहाड़ पे घूमने जा रहा था, पहाड़ से नीचे गिर गया, कौन सा मैं ठीक कर रहा हूँ। तो हमें पता चलेगा कि यार ये ग्रह इन्वॉल्व है। अब इसकी टेंडेंसी देखो, कौन सा ग्रह इन्वॉल्व होगा जो ऐसा घटनाक्रम करा सकता है? मंगल और केतु। मंगल, सिर्फ मंगल। केतु ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाता है, मंगल या केतु चिथड़े चिथड़े उड़वा देता है आदमी के। तो दुर्घटना कैसे घटी, उसका क्या हुआ, उस बात पे डिपेंड करता है। तो मंगल की इन्वॉल्वमेंट, मंगल मार देगा, खत्म कर सकता है। पर मंगल जब ही करेगा जब मंगल कुंडली में किसी भी कारण से अशुभ हो गया, तो वो दिक्कत में डाल देगा आपको, नहीं तो नहीं दिक्कत में डालने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि अगर मंगल उच्च का कुंडली में हो गया तो व्यक्ति की आयु बढ़ गई, कंसेप्ट ही नहीं है। बल्कि उच्च का मंगल हो गया, डेथ होने के चांस बढ़ गए ज्यादा, क्योंकि वो अंदर से योद्धा है, वॉरियर है, वो फाइटर है, वो फाइट करेगा। जैसे हमारे देश में राजपूतों में कहा जाता था ना, जो राजपूत क्षत्रिय लोग होते थे, अगर एक एज के बाद से ज्यादा लंबा जी गया आदमी तो कहते ये राजपूत है नहीं है। कितना लंबा जी कैसे गया, इसका मतलब इसमें युद्ध करने की प्रवृत्ति है ही नहीं। ये कैसा राजपूत है? यह 70 साल का बैठा हुआ है, काय का राजपूत है? 42 साल क्रॉस कर गया, 42 ईयर्स, हाउ इट इज पॉसिबल? ये योद्धा कैसा है? तो इसका मतलब मंगल तो उल्टा मार रहा है, उल्टा उम्र कम कर रहा है। और फिर आप देखते हैं नीच का मंगल वाला आदमी बैठा है, एंजॉय कर रहा, 70 साल, 80 साल, 90 साल। ये क्या चक्कर हो गया? मंगल जब पावरफुल है वहां उम्र इतनी नहीं है, जहां मंगल कमजोर है वहां उम्र अच्छी निकाल रहा पट्टा, क्योंकि वो लड़ाई नहीं कर रहा है। मंगल की कमजोरी में ना एक्सेप्टेंस लेवल बहुत ज्यादा है, एक्सेप्टेंस लेवल ज्यादा है, एक्सेप्ट कर लेगा। बीवी झगड़ा करती है, एक्सेप्ट कर लेगा।
गाली बकती है एक्सेप्ट कर लेगा, भाई ने झगड़ा कर लिया एक्सेप्ट कर लेगा, छोड़ यार, ज्यादा करे मुकदमा कर देंगे, बस बात खत्म, जो होगा देखा है, सरकार देखेगी, फलाना देखेगा। वो हमेशा मंगल कमजोर का मतलब फलाना देखेगा, ढिमकाना देखेगा, उसका कसूर, फलाने का कसूर। मंगल पावरफुल, बता आई विल टेक द डिसीजन, मैं देखूंगा ना। वो पुलिस के पास, अच्छा गुंडे गुंडे की आपस में लड़ाई हो जाए तो, गुंडे गुंडों की लड़ाई हो जाती, कोई जाता थाने में? गैंग वार हो जाती है, गैंग, एक गैंग का आदमी दूसरे गैंग को मार देता, मान लो टांग तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिया उसका, वो जाते थाने में कि बाबूजी देखो ना फलाने राम है, कानिया बदमाश ने देखो जी मेरी कल टांग तोड़ दी, मेरी कंप्लेंट लिखो, मैं एफआईआर कराऊंगा? कोई नहीं जाता, चाहे टांग टूटे चाहे मृत्यु हो जाए, जाता है? कोई नहीं जाता पुलिस के पास। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, हम देखेंगे जब मौका लगेगा, हम करेंगे इसका फैसला। तो वो लोग पुलिस के ऊपर या सेना पर या सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, वो कहते हैं हम खुद का फैसला खुद करेंगे, हम लड़ेंगे, हम फाइट करेंगे, हम फाइटर हैं, हम रो के नहीं दिखाएंगे, हम रोना धोना नहीं करेंगे। पर मंगल कमजोर वाला क्या करेगा? गो टू द पुलिस स्टेशन, है ना, देखना जी गुप्ता जी का कच्छा रोज उड़ के हमारे घर में आ जाता है, कंप्लेंट लिखो, जाएगा ना। तो कमजोर मंगल को पहचानो, स्ट्रॉन्ग मंगल को पहचानो, और ग्रह की तासीर को समझो। जितने अच्छे से आप ग्रह की तासीर को समझोगे, उतना ही अच्छा चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कुछ नए सूत्र लगे होंगे हाथ आपके। हाँ जी गुरुजी, धन्यवाद।